हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है फॉर्मेलिटी चेक फेल ऑफ ट्रेडमार्क। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई ट्रेडमार्क फाइल किया जाता है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ढंग से ट्रेडमार्क फाइल करने की नॉलेज नहीं होती, या तो वो पहली बार कर रहे होते हैं या अगर 2-4 बार किया भी होता है तो उन्हें प्रॉपर ट्रेडमार्क फाइलिंग नहीं आती। क्योंकि ट्रेडमार्क का जो फॉर्म फिल किया जाता है उसमें बहुत सारी ऐसी बारीकियां होती हैं, अगर उनको ध्यान नहीं दिया जाए तो उस केस में जो आपकी फाइल पहले स्टेप में ही अटक जाती है। ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्मेलिटी चेक फेल होना। मतलब डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट में जब आपने क्या किया कि कोई ट्रेडमार्क प्रोसेस किया, मतलब टीएमए के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस करी, तो उसमें होता क्या है कि आपका पहला स्टेप लिख के आ जाता है फॉर्मेलिटी चेक पास। ठीक है, और अगर लोगो है तो सेंड टू वीना कॉडिफिकेशन लिख के आता है, और उसके बाद वो फॉर्मेलिटी चेक पास की ओर जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगला स्टेप जो होता है मार्क टू एग्ज़ाम की ओर जाता है। लेकिन कुछ फाइलों में या काफ़ी कुछ फाइलों में ये देखा गया है कि उसमें वो स्टेटस जो फॉर्मेलिटी चेक पास इनिशियल में आ गया था, और आदमी ये सोच रहा था, मतलब जो एप्लीकेंट ये सोच रहा था कि मेरे 2 स्टेप क्लियर हो गए कि मैं फॉर्मेलिटी चेक पास भी हो गया और क्या कहते हैं कि मार्क टू एग्ज़ाम में भी चला गया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने फाइलिंग सही करी। लेकिन वहाँ पर जो फॉर्मेलिटी चेक पास का मतलब ये होता है कि जो इनिशियल जो स्टाफ होता है, जो जूनियर स्टाफ होता है, उसने आपका क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन चेक किया और मोटा मोटा फॉर्म चेक किया। ठीक है, तो उसमें उनके बिहाफ पे उन्होंने कहा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओके है, और इसके बिहाफ पे फाइल आगे बढ़ाई। अब होगा क्या कि आगे जाके जब वो मार्क टू एग्ज़ाम में जाता है तो उसके बाद जो वहाँ पर सीनियर एग्जामिनर जब उस फाइल को चेक करते हैं, तो उस फाइल को जब चेक करते हैं तो वहाँ पर पूरी फाइल जब चेक करते हैं, जो आपका जो फॉर्म है जिसके थ्रू एप्लीकेशन नंबर अलॉट हुआ, जो टीएमए फॉर्म है, टीएम फॉर्म है, उस फॉर्म को जब देखते हैं तो जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ जगह उनको क्या होता है कि क्लर्कर एरर नज़र आती। क्लर्कर एरर का मतलब ये होता है कि जो फॉर्म फाइल करने में गलतियाँ कर दी गई। ठीक है, मतलब एक तो हुआ कि जैसे हम जब कोई एग्ज़ाम देते हैं, जो फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भर रहे होते हैं, तो उस फॉर्म को भरने में गलतियां होना, और दूसरा होता है कि भाई एग्ज़ाम आदमी दिया गया तो एग्ज़ाम में फेल हो जाना। 2 अलग अलग बातें हैं ना। तो यहाँ आप ये समझो, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हमने जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया, उस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने में हमसे गलतियाँ हो गई, उसका सुधार की डिमांड कर रहा है। अब वो गलतियाँ बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सिली मिस्टेक होती हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो सुधारी जा सकती हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं सुधारी जा सकती। तो जो आपका फॉर्मेलिटी चेक फेल है वो एक तरह से क्लर्कर एरर है। मतलब जो आप ट्रेडमार्क का फॉर्म फाइल कर रहे थे उसको भरने में या सबमिट करने में गलतियाँ हो जाना, या जो आपने उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनको अपलोड करने में गलती हो जाना। मतलब जो डॉक्यूमेंट जो हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि फॉर्म तो सही भरा गया, लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए गए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब वो किस किस टाइप की गलती हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो उस तरह की बेसिक एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मतलब उसकी वजह से फाइल आपकी नहीं अटकेगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फॉर्मेलिटी चेक फेल या क्लर्कर एरर होने की वजह से बेफालतू में फाइल जो होती है 3 साल तक डिले हो जाती है। जैसे कोई पर्सन था, उसने ट्रेडमार्क किसी से फाइल कराया, ठीक है, किसी सो कॉल्ड प्रोफेशनल से फाइल कराया, लेकिन क्या हुआ कि उसमें उसी तरह की बेसिक एरर हो गई। अब उस पर्सन को, जो वो प्रोफेशनल बंदा अपने को बोलता था कि मुझे ये सही से करना आता है, ठीक है, तो वो जितनी बार क्या था कि उसमें जैसे क्लर्कर एरर आई तो उसमें टीएमएम के थ्रू वो क्लर्कर एरर सही करी जाती है। अब क्या हुआ कि
दूसरी बार जब गवर्नमेंट चालान के साथ टीएम फाइल किया तो फिर से रिवर्स वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट उसमें आई, उसमें फिर से फॉर्मेलिटी चेक फेल लिख के आया। तीसरा चालान डाला गया, चौथा चालान डाला गया, एवरी टाइम वो स्टेटस एज इट इज शो कर रहा था। होता क्या है कि एक बार टीएमएम फाइल करने के बाद उसको चेक करने में पहली बात तो डिपार्टमेंट अच्छा खासा समय लगा देता है। तो मतलब ये समझ लो कि एक तरह से फाइल किनारे रखी हुई है, वो बढ़ी नहीं रही है और वहीं के वहीं आपका टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है। अब वो टाइम वेस्ट होने का मतलब ये है कि आपका बहुत बड़ा रिस्क है उसमें, क्योंकि उस बीच हो सकता है कि कोई और आपके जैसा नाम आपकी क्लास में डाल रहा हो और उस केस में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि रीज़न क्या है कि पता चल रहा है कि उसने तो सही ढंग से फाइलिंग करी, आपकी फ़ाइल अभी किनारे रखी है और अगले की फ़ाइल क्या हुआ, आपके बात पड़ी, काफ़ी बात पड़ी और डिपार्टमेंट ने क्या किया, आपकी गलती की वजह से या जिसने फाइल किया उसकी गलती की वजह से वो फाइल वहीं स्टॉप हो गई, वो फाइल आगे होके रजिस्टर्ड हो गई। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी आप जब ट्रेडमार्क का फॉर्म फाइल करते हैं तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगा कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है, ट्रेडमार्क को मत फाइल करिए, किसी अच्छे प्रोफेशनल से फाइल कराइए, सो कॉल्ड से भी नहीं, किसी अच्छे प्रोफेशनल से। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं छोटी छोटी गलतियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। हालांकि ये देखा गया है कि बार बार कहने या बताने के बावजूद जो पर्सन है वही सेम गलती दोबारा रिपीट करता है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेडमार्क का फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ करें और अगर नहीं आता तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो अब जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करिए, औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे क्लर्कर एरर के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो अब एक पर्सन ने जैसे अपना टीएमए फॉर्म फाइल कर दिया। ठीक है, अब उसमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई या तो उसमें जो आया उसमें लिख के फॉर्मेलिटी चेक फेल। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो नोटिस आया है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं, जो नोटिस आया है उसको ढंग से पढ़ना चाहिए कि उसमें किस वजह से उससे फॉर्मेलिटी चेक फेल करा गया है। ये तो श्योर है कि उसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, फॉर्म को फिल करने में गलती हुई है। तो अब उसको ढंग से पढ़ने में आपको पता चलेगा कि क्या ये डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से आपको उसका रिप्लाई करना है। क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटी चेक फेल में डिपार्टमेंट अगर ऑफलाइन मोड में चालान सबमिट किया जा रहा है तो 1000 रुपये का, और अगर ऑनलाइन मोड में अगर चालान सबमिट किया जा रहा है तो 900 का चालान सबमिट होता है। मतलब 1000 रुपये का मोटा मोटा खर्चा है। बाकी जो कोई और प्रोफेशनल अगर करेगा तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के नॉलेज के हिसाब से जो फीस लेता है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहली बात तो जो गलतियां आती हैं कि आपका जो भी ट्रेडमार्क फाइल गया है, जो रॉन्ग फाइलिंग करी गई है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप देखा गया है, जो गलती देखी गई है कि जो अगर कोई प्रोफेशनल बंदा, मतलब जैसे कोई अटॉर्नी है या कोई एजेंट है, अगर वो अपनी आईडी से आपका ट्रेडमार्क फाइल करता है तो उसके साथ एक कंसर्न लेटर लगता है, जिसे एक तरह से क्या होता है कि जनरल पावर अटॉर्नी बोला जाता है, जीपीए बोला जाता है। तो उस जीपीए का जो क्राइटेरिया रहता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टाम्प पेपर होता है। तो स्टाम्प पेपर पूरे इंडिया में क्या कहते हैं कि जितनी भी स्टेट हैं उनके लिए क्या है, कुछ स्टाम्प ड्यूटी डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि वो स्टाम्प ड्यूटी आप अपने मन से ले आओगे, अपने मन से कोई भी स्टाम्प पेपर ले लिया। कई लोगों का मैंने देखा है, कोई 10 रुपीज़ का ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। तो क्या होता है कि एक मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात तो जो स्टाम्प पेपर लेना है वो GPA 48C। ठीक है, दिल्ली में तो यही चलता है, बाकी और जो अलग अलग स्टेट में कुछ और सेक्शन के हिसाब से हो सकता है चलता होगा, बट 48C GPA जो है एक नॉर्मल जो क्लॉज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाम्प पेपर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा जो GPA प्रॉपर बनी होनी चाहिए, प्रॉपर उसका जो भी मैटर है वो प्रॉपर होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि ये यहाँ पर एक एप्लीकेंट एक लॉयर को
या एक एजेंट को अपनी कंसर्न दे रहा है, ठीक है, अपनी सहमति दे रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा ट्रेडमार्क फाइल कर लो, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब आपको करना क्या है कि वहाँ पर जो स्टाम्प पेपर है वो जो दिल्ली, मुंबई या जो कोलकाता और चेन्नई, यहाँ के लिए कम से कम 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लेना है। लेकिन अगर वो गुजरात का केस है, मतलब गुजरात का मतलब केवल जो गुजरात जुरिडिक्शन वाले लोगों ने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है, वहाँ के लिए स्टाम्प ड्यूटी मिनिमम 300 चार्ज होती है। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो फाइलिंग जाती है उसमें कई बार आदमी, मैंने बताया 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगा देते हैं, ठीक है, कई बार 10 रुपये का भी दिखा गया है। मतलब पहले 20 रुपये के स्टाम्प पेपर से काम चल जाता था, लेकिन इन्होंने आज की डेट में मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपीज़ कर रखी है। तो आपको कम से कम 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, और जो एप्लीकेंट है उसको भी पता होना चाहिए, वो पूछ ले अपने जिस भी जो लीगल पर्सन है या जिससे भी फाइल करा रहा है कि सर स्टाम्प पेपर कितने का लगाया है। तो आपको कम से कम स्टाम्प पेपर 100 रुपीज़ का लगा के चलना है, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं कि जो भी जीपे है उसको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर स्कैन करिए, मतलब जो वो पढ़ने में आना चाहिए। मतलब कई बार ये देखा गया फ़ोटो जो खींची जाती है वो एक तरह से ब्लर होती है, मतलब पढ़ने में ही नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में ये देखा है, कई बार लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा ट्रेडमार्क फॉर्मेलिटी चेक फेल है। जब उसमें चेक किया जाता है तो उसमें ये आ रखा होता है कि जो पावर अटॉर्नी है वो प्रॉपर स्कैन नहीं है, मतलब नीट एंड क्लीन पावर अटॉर्नी आप लगाइए, या स्टाम्प ड्यूटी उसमें कम होती है आजकल। मतलब ये बहुत पकड़ लें उन्होंने, आप ये समझो डिपार्टमेंट ने एक तरह से कमाने का जरिया है एक तरह का। तो आपको सीधी सी बात है, आपके 1000 रुपये लगवा देंगे वो। तो आपको क्या करना है कि इनिशियल में ही कम से कम स्टाम्प पेपर 100 रुपये का रखना है। और फिर से बता रहा हूँ, अगर गुजरात वाला कोई बंदा है, वो अपना ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है या करवा रहा है, ठीक है, तो उस केस में अटॉर्नी का जो स्टाम्प पेपर लगेगा अटॉर्नी की पावर अटॉर्नी के साथ, तो कम से कम 100, वो 300 रुपये का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। 400-500 का हो जाए और ज़्यादा का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है कम से, ठीक है। और अगर आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी बचाते हो तो वो स्टाम्प ड्यूटी आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर साबित हो सकती है। रीज़न क्या है, आपको अगर ढंग से नहीं करना आता तो कई बार आपको टीएमएम का पेमेंट करना पड़ जाएगा, प्लस आपकी एप्लीकेशन का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको एक तो स्टाम्प ड्यूटी का ध्यान रखना है कि आपकी स्टाम्प ड्यूटी कम से कम इस फीस का स्टाम्प पेपर लेना है, और सेक्शन का ध्यान रखना है। तीसरा क्या कहते हैं, वो प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब जैसे आगे की बात हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपका अच्छा एक बात और है कि जैसे जो जीपीए बनी हुई है, उस जीपीए को ये नहीं है कि आपने स्टाम्प पेपर निकाल लिया, आपने क्या किया कि एक ड्राफ्ट बना लिया, उसको स्कैन किया, अपलोड कर दिया। कई लोगों का ऐसा भी देखा गया है। उसको प्रॉपर नोटराइज होना चाहिए, मतलब उसको नोटरी से नोटराइज करवाना चाहिए, स्टाम्प पेपर को भी और आपका जो जीपीए बनी हुई है उन दोनों को। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें डिपार्टमेंट पकड़ लेता है, ठीक है। उनको पकड़ने के लिए बिठा रखा है और आपके पैसे लगवाने के लिए बिठा रखा है। तो आप ऐसी गलती करो क्यों कि जो फालतू में आपकी फाइल अटकी रहे, आपके पास से फालतू का मतलब एक तरह से पैसा जाए आपकी पॉकेट से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके स्टाम्प पेपर की। अब आगे की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आदमी जो करता है, क्लर्क करता है, सबसे बड़ी। अब होता क्या है, जैसे मैं कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा हूँ, अब मुझे नॉलेज नहीं है। अब मतलब आप ये समझो कि जो फाइल कर रहा है उसको भी नॉलेज नहीं है ढंग से, और जो एप्लीकेंट है वो तो सबमिट सामने वाले से, लॉयर से या एजेंट से इसलिए करा रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है। अब वो जो एजेंट या लॉयर वो पूछेगा सामने वाले से, ठीक है, जो लीगल पर्सन है, कि सर आपका गुड्स क्या है, तो वो क्या करेगा, गुड्स की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता देगा। अब जो नॉलेज वाला बंदा होगा,
ठीक है। जैसे हमारे साथ तो क्या है कि अगर कोई गुड्स का क्राइटेरिया बताता है तो हम पहले ही स्टॉप कर देते हैं कि सर ये वाला जो इतनी नंबर ऑफ क्लास होती हैं, ये वाला गुड्स आपका इस क्लास में आता है और इसकी जो एक तरह से जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मतलब तो ना इसके बाहर, मतलब इसके बाहर नहीं जा सकते। मतलब गुड्स इससे कम हो जाए, इसके बराबर हो जाए, इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब मान लेते हैं कि अगर हम कॉस्मेटिक्स की क्लास लेते हैं, ठीक है, क्लास 3 ले लेते हैं, तो अब क्लास 3 में आपका क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स आ जाता है। और कॉस्मेटिक जितनी भी टाइप की कॉस्मेटिक्स हैं और प्लस जो सॉप वगैरह, बाथरूम के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं बाथरूम को क्लीन करने से रिलेटेड, वो सारे प्रोडक्ट और अगरबत्ती वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप कॉस्मेटिक्स डील कर रहे हो तो उसमें और गुड्स भरने की कोशिश ना करो। वो भी एक तरह से ऑब्जेक्शनल चीज़ होती है। जब मैटर हियरिंग में चला जाता है तो सामने वाला जो ऑफिसर यही कहता है कि सर आप काम करते क्या हो भाई, आप कॉस्मेटिक्स भी सेल करोगे और ये भी, तो आप जितनी चीज़ें आप डील कर रहे हो आप उतना ही रखो, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में आदमी बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि अगर कॉस्मेटिक्स और बाथरूम के प्रोडक्ट और प्लस अगरबत्ती के अलावा मान लेते हैं धोखे से क्या हुआ, उसने कहा कि जी ऐसा है कि एक काम कर दो कि इसमें जो कोकोनट ऑयल भी डाल दो। कोकोनट ऑयल तो चल सकता है क्योंकि एक बार के लिए ऑयल भी उसमें आता है, लेकिन उसने कहा कि सर एडिबल ऑयल भी डाल दो, उसमें सर कपड़े भी डाल दो, उसमें सर पेंट भी डाल दो। मतलब ये जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, वो सोचता है कि मैं केवल एक फीस जो दे रहा हूँ, मतलब 4500 या 5000 दे रहा हूँ या 10,000 दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के लिए जो फीस है या अदर पर्सन के लिए वो 10,000 9 to 10,000 है। तो हर आदमी ये सोचता है कि मेरा कम से कम खर्चे में काम हो जाए। हाँ भाई, बात भी सही है, कम से कम हो जाए, लेकिन अगर पॉसिबल ही नहीं है, मान लेते हैं आपका अगर गुड्स जो है 2 क्लास 3 4 क्लास में अगर कवर कर रहा है, तो आपको डिपार्टमेंट को हर क्लास की अलग अलग सेपरेट फीस देनी पड़ेगी। वर्ड मार्क की फीस अलग देनी पड़ती, लोगों की अलग देनी पड़ती है, ठीक है, शेप की अलग देनी पड़ती है, कलर की अलग देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एप्लीकेंट कहता है सर कुछ ऐसा हो जाए जो मेरा एक ही फीस में सारा काम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और जो सामने वाला पर्सन होता है वो अपनी अधकचरी नॉलेज लेके वो कह रहा होता है, कहता है सर आप ये बहुत सुना है कि आप एक काम करो कि आपकी एक ही फीस में आपका लोगो और वर्डमार्क दोनों चले जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, यकीन मानो पॉसिबल ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है कि गुड्स का क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि गुड्स को ढूंढना बहुत टिपिकल होता है। टोटल 45 क्लास हैं, हर क्लास की जो एक रेंज है, ठीक है, वो रेंज पता होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो गुड्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गुड्स अगर एक बार अगर गलत हो गया, गुड्स अगर आपका एक बार गलत चला गया तो उसको सही करने में बड़ा इशू आता है। तो फिर उसको सही करने के लिए क्या होगा कि फिर से वो टीएमएम सबमिट करवाएंगे। तो सबसे पहली बात तो वहाँ पर अगर कहीं भी ऐसा हो गया है कि गुड्स अगर गलत चला गया है तो आपको क्या करना है, गुड्स अगर गलत चला गया है तो आपको ये करना है कि वहाँ पर एक सबसे पहली बात तो एक सही गुड्स का क्राइटेरिया देखना है कि मेरी क्लास से रिलेटेड क्या क्या गुड्स आता है। कहीं ऐसा नहीं कि मैं पता चल रहा है किसी और क्लास से रिलेटेड हूँ, मैं और ट्रेडमार्क मेरा किसी और क्लास में फाइल किया गया है, मेरा गुड्स आता है 3 क्लास में और मुझे 5 क्लास में फाइल कर दिया गया। जैसे एक सज्जन थे, उनका जो ट्रेडमार्क आता था वो आता था क्लास 2 में, और उन्होंने क्या किया था, अपना क्लास ट्रेडमार्क जो फाइल कर दिया था क्लास 19 में, क्योंकि काफ़ी हद तक मिलती जुलती क्लास थी तो पर्पस सॉल्व नहीं होना। ठीक है, तो उसके लिए सीधी सी बात है, सही गुड्स का क्राइटेरिया देख के और पुराने गुड्स को डिलीट करते हुए और कि हमारा ये नया गुड्स है, ऐसे करके वो टीएमएम फाइल करना है। क्योंकि आप यकीन मानो अगर फिर से गड़बड़ी हो गई तो फिर से दोबारा टीएमएम देना पड़ेगा, तो फिर से गवर्नमेंट फीस और फिर से वही टाइम की वेस्टेज। तो ये इस बात का हमको ध्यान रखना है, गुड्स का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपको एक ही क्लास का लेना है, एक से ज़्यादा क्लास का नहीं लेना। तो आप ट्रेडमार्क फाइल करने में चाहे टाइम लगे, डिले हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन, गलत ट्रेडमार्क मत फाइल करो। आप पूरी गुड्स की रिसर्च करो और कभी भी ऐसे बंदे के हाथ में मत दो जिससे नॉलेज नहीं है। पता चल जाता है कि इसको नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो गुड्स की बात हो गई। अब इसके बाद जो आगे की बात चल रही है कि कई बार क्या होता है कि जो आप
लोगो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, जो लोगो अपलोड कर रहे हो उस लोगो को अपलोड करने में कई गलतियां होती हैं। अब बता देता हूँ किस तरह की मिस्टेक होती हैं। जैसा देखा गया है कई बार डिपार्टमेंट उन चीज़ों को पकड़ता है, कई बार नहीं पकड़ता। अब होता क्या है कि एक आदमी ने, जैसे मैंने देखा कि उसने अपना एक बताया कि सर ये मेरा ट्रेडमार्क है और इसमें ऐसा ऐसा इशू है। जब देखा गया तो उस इमेज में उसके लोगों के अलावा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाली गई थी कि उसमें ईयर भी आ गया था, उसमें उसका जीएसटी नंबर भी आ गया था, उसमें उसका एड्रेस भी आ गया था, फ़ोन नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें जो जो था। मतलब कायदा ये था, चलो उसको तो नहीं पता, कायदा ये था कि जिसने वो ट्रेडमार्क फाइल किया था उसको ये बोलना चाहिए था कि सर इसमें से बाकी चीज़ें आप रिमूव कराओ, केवल अपना लोगो रखो, और लोगो भी कुछ अलग यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग हटके होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आपने फाइल कर दिया। मतलब एक मान लेते हैं कि अगर एडिडास का लोगो है या पोलो का लोगो है तो उसमें केवल एडिडास की 45 डिग्री की वो लाइनें होनी चाहिए और नीचे एडिडास लिखा होना चाहिए, बस इतना सा होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें एडिडास वाला अपना वो क्या कहते हैं जीएसटी नंबर भी डाल देगा, फ़ोन नंबर भी डाल देगा, जितने एड्रेस हैं वो सारे डाल देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी देखा है मैंने खुरापात करते हुए कि जो टीएम फाइल अभी कर रहे हैं और उनके डिज़ाइनर ने उसने कहा कि भाई एक काम करो, जो उसमें टीएम भी लिख देना या आर लिख देना। अब पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। वो इमेज एज इट इज़ जिसने फाइल किया, या तो उसने खुद किया या जिससे कराया उसे पता ही नहीं था, उसने वो इमेज एज इट इज़ अपलोड कर दी जिसमें टीएम लिखा है या आर लिखा है। इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक फेल आ जाएगा, और ऐसा हुआ है बहुत सारी फाइलों में। ठीक है, तो आपको अपने उसमें कुछ भी एडिशनल नहीं लिखना, टीएम और आर तो बिल्कुल नहीं लिखना। जैसे एक के केस में क्या हुआ था कि उसने क्या हुआ कि 2023 में उसके बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या था, उसका ब्रांड नेम कुछ सिल्वर वैली करके था, एप्लीकेंट का ब्रांड नेम। अब उसकी जो उस बिजनेस सेटअप किया था वो 2023 में किया था, उसने वहाँ पर 22-23 लिख दिया 2000, और उस लोगों में छोटा सा लिखा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा, पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ, जब वो एग्जामिनेशन हो गया तो वहाँ पर वही आ गया कि आप नया लोगो अपलोड करो और जिसमें से ये 2022 और 23 रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि लोगो को जब आप अपलोड करते हो तो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, केवल लोगो ही होना चाहिए। एक बात तो और का ध्यान रखना है, जैसे आपके उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, विधाता लोगो बना हुआ है कुछ डिफरेंट टाइप का और नीचे लोगो में लिखा हुआ विधाता। तो जब उसमें क्या होता है कि आपका जो फॉर्म फिल होता है तो उसमें लोगो का की डिस्क्रिप्शन मांगता है कि लोगो क्या लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ पर वही एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखी है जो आपके लोगो में यूज़ हो रखी है। पहली बात तो लोगो ये नहीं है कि आपने एक इमेज डाली और उसमें उस इमेज का कुछ नाम नहीं है, उस इमेज का कुछ ना कुछ नाम होना ज़रूरी है, नहीं तो आप यकीन मानो आज की डेट में इस तरह का लोगो डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। हमें एक इमेज लेनी है, उस इमेज में कहीं ना कहीं कैसे भी आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए। विधाता कहीं ना कहीं, जैसे कुछ भी लोगो बनाया जैसा भी है उसमें विधाता लोगो लिखा होना चाहिए, और साथ में जो आप फॉर्म टाइप कर रहे हो उसमें भी विधाता होना चाहिए और उसकी स्पेलिंग आपके लोगो से मैच करनी चाहिए, नहीं तो फिर से फॉर्मेलिटी चेक फेल आएगा। और उसमें क्या होगा कि आपको उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आप अपना जो भी आपने ट्रेडमार्क फाइल किया है उसका जो ट्रेडमार्क का नाम है अपने लोगो से मैच करिए, क्योंकि आपको जो राइट दिया जा रहा है वो लोगो का दिया जा रहा है, आपको वर्ड का नहीं दिया जा रहा। यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक तरह से डाउट क्रिएट किया जाता है कि एक ही फाइल में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, वर्ड मार्क और लोगो, जबकि ऐसा नहीं होता, दोनों की एप्लीकेशन अलग अलग फाइल होती है। ठीक है, तो ये हो गया लोगो से रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा आपका एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि गलत टीएम फाइल होना। गलत ट्रेडमार्क फाइल होने का मतलब ये होता है कि गलत क्लास में फाइल हो जाना। अब ट्रेडमार्क की नॉलेज नहीं है, मेरा जो है क्लास कोई और बनती है और मैंने अपना एक क्लास का तो एप्लीकेंट को पता ही नहीं था, उसने कहा मेरा ट्रेडमार्क फाइल होना है, जैसे नॉर्मली आदमी बात करता है। अब सामने वाला जो था वो भी अनाड़ी था, उसने क्या किया, मोटा मोटा आइडिया लगाया और किसी दूसरी क्लास का आइडिया लगा के दूसरी क्लास में ट्रेडमार्क फाइल कर दिया। जैसे एक जो था, एक ट्रेडमार्क के केस में क्या हुआ था कि एक डॉक्टर साहब का ट्रेडमार्क था,
ठीक है। तो जो डॉक्टर की कंसल्टेंसी होती है वो क्लास 44 से रिलेटेड होती है, मतलब कोई हॉस्पिटल, लैब या ऐसी कुछ भी चीज़ें होती हैं, ये आपका क्लास 44 से रिलेटेड होता है। अब जिसने फाइल किया उसे पता नहीं था, उसने कहा ये वाला जो ब्रांड नेम है ये आपका क्लास 10 से रिलेटेड। अब क्लास 10 में क्या होता है कि डॉक्टर जो हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लैब वगैरह के मशीनें, वो सारी चीज़ें आपकी क्लास 10 में जाती हैं। पलंग वगैरह, चेयर वगैरह, वो जो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि होना चाहिए था क्लास 44 में, फाइल कहाँ हुआ, क्लास 10 में। टफ था, उसका एग्जामिनेशन भी हुआ, उसकी हियरिंग भी हुई, 3-4 हियरिंग में वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ, रजिस्टर्ड भी हुआ, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। तो क्या पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। अब पर्पस कैसे सॉल्व होगा? जब वो डॉक्टर अपना ट्रेडमार्क क्लास 44 में रजिस्टर्ड कराएगा, ठीक है। और तो ये जो चीज़ें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको क्लास का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात और है कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट होता है, ठीक है, या तो वो ट्रेडमार्क खुद फाइल कर रहा है या किसी से करा रहा है जिसे नॉलेज नहीं है। अब उसने क्या किया, एप्लीकेंट की अगर डिटेल ओपन करी तो उसमें क्या होता है, कई बार ऑप्शन आते हैं। कुछ जगह तो को सबमिट करने को आता है, कुछ जगह क्या होता है, ऑप्शन आते हैं कि भाई, अब होता क्या है, अगर हमें नॉलेज नहीं है तो पता चला कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया कि भाई जो होगा ठीक होगा, लेकिन उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट जाता है। पहली बात तो एप्लीकेंट की डिटेल, एप्लीकेंट का नाम सही से सबमिट करना है, एड्रेस प्रॉपर, मतलब आपको बता दूं कि जो हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या जो भी होता है, और सबसे लास्ट में पिन कोड जरूर लिखना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आदमी क्या करता है, छोटा सा बस उसने क्या किया, गांव का नाम लिख दिया और या पिन कोड नहीं डाला, उसकी वजह से इशू आ जाता है कि आपका एड्रेस सही नहीं है तो आप टीएम डाल के करो। कुछ केसेस में नहीं पकड़ते, अधिकतर केसेस में पकड़ देते हैं, क्योंकि हमारे सामने इस तरह केस डेली आते हैं, ठीक है। तो अब उसमें कई बार क्या होता है कि एप्लीकेंट की कैटेगरी चूज करने को आती है, तो कैटेगरी आप अपने हिसाब से लोगे ना। सबसे ज़्यादा गलती बता देता हूँ कि वहाँ पर कहाँ होती है। अब पता चल रहा है सिंगल आ रहा है, बॉडी इनकॉर्पोरेट आ रहा है, पार्टनरशिप आ रहा है, या क्या कहते हैं कि अदर आ रहा है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, क्या चूज करें। तो उसमें होता क्या है कि अधिकतर जो कोई पर्सन है वहाँ गलती कहाँ करता है, वो क्या कहते हैं, सिंगल का मतलब नहीं पता तो अदर चूज कर लेता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मुझसे रिलेटेड है। जैसे एक मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर कोई इंडिविजुअल मतलब का क्या होता है, मतलब मैं विजय गुप्ता अगर अपने नाम से कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा हूँ, या मेरी एक सोल प्रोप्राइटर फॉर्म है, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म है, तो वो ट्रेडमार्क फॉर्म और मैं अलग नहीं इंडिविजुअल फॉर्म में, तो मेरे नाम से फाइल होगा, ठीक है। और वहाँ पर फॉर्म का नाम भी नाम के साथ लिख दिया जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग एज करके, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं कि जो वहाँ पर सिंगल चूज करना चाहिए, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या कुछ और है तो उसके हिसाब से चूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको अपना ऑप्शन सही से चूज करना है। अगर आप कंपनी है तो बॉडी इनकॉर्पोरेट चूज करिए, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एलएल, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई अदर है, अदर का मतलब ये होता है कि आपका क्या कहते हैं कि जैसे ट्रस्ट आ जाता है या कुछ और आ जाता है, तो उस केस में अदर ऑप्शन चूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी क्या करता है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है, अदर चूज कर देता है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कैटेगरी चूज करने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो फ़ोन नंबर, मेल आईडी आप वो रखिए कि जो आपको रेगुलर यूज़ में लानी है, ठीक है। और नीचे का जो ऑप्शन है उसमें भी ढंग से चूज़ करिए कि भाई आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप है, क्या ढंग से प्रॉपर डिटेल आप सबमिट करिए, जल्दबाजी किस चीज़ की है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, जब आप कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो तो आपसे इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो, नहीं तो उसका भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत सारे वो क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि सर अगर मेरे ब्रांड नेम के साथ अगर टैग लाइन भी है, ठीक है, तो क्या वो भी रजिस्टर्ड हो सकती है, क्या उसको अलग से फाइल करना पड़ता है ट्रेडमार्क? तो होता क्या है कि ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है, टैग लाइन फ्री में रजिस्टर्ड हो जाती है, उसका एक कॉलम होता है, वहाँ फिल करना पड़ता है। टैग लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं कुछ जिससे उसकी आइडेंटिटी पता चलती कई बार, ठीक है, जैसे एक लाइन बड़ी चली कि जो दिखता है वो बिकता है,
ठीक है, चमचमाता है, वो हंस, मतलब कुछ कुछ भी एक जो कमेंट सेक्शन होता है जो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है बहुत बार। ब्रांड नेम से बड़ी कई बार टैगलाइन की वैल्यू हो जाती है। तो क्या टैगलाइन को अलग से रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत होती है? तो टैगलाइन जो भी ट्रेडमार्क आपका जा रहा है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, या जो भी पर्सन आपका फाइल कर रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ पर वो टैगलाइन फ्री में चली जाती है। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्म फिल करना है पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है और कई बार उसकी बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ती है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर ट्रेडमार्क पहली बार फाइल कर रहे हो, ठीक है, या जो पर्सन जो जिससे फाइल कर रहे हो अगर आपको लग रहा है वो कम फीस ले रहा है, बहुत बहुत कम ले रहा है, तो आप समझ लो उसे काम करना नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हर सर्विस की एक मिनिमम फीस बनती है, उससे कम में कोई प्रोफेशनल बंदा काम कैसे कर सकता है? अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कि आपको जो ट्रेडमार्क का फॉर्म फिल करना है वो तरीके से करना है। दूसरी बात, आज की डेट में डॉक्यूमेंट में आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने, मतलब पैन और आधार, वो डिपार्टमेंट वैसे ही मना करता है। अगर कोई कंपनी वगैरह है तो उससे रिलेटेड, या कोई जीएसटी सर्टिफिकेट है या और एमएसएमई वगैरह है, वो आप अपलोड कर दो, कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, लेकिन पर्सनल आईडी मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड आप उसमें अपलोड मत करो। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जो आपकी फॉर्मेलिटी चेक फेल से रिलेटेड ये एरर आपके सामने आ सकती है। कुछ और भी हो सकता है, बट मोस्टली ये एरर सबसे ज़्यादा आती है। कुछ और भी आता है तो उसके लिए फिर मैं बाद में कुछ और वीडियो बना लूँगा और फिर वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से वही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करिए और औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई डाउट होता है, या कोई फाइलिंग में कोई इशू आता है, या ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए आपके पास कोई बंदा नहीं है, ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए कोई पर्सन आपके पास नहीं है, तो आप या कोई ऑब्जेक्शन के रिप्लाई से रिलेटेड कोई इशू है, या अपोजिशन से रिलेटेड कोई इशू है जिसके काउंटर रिप्लाई जाना है या नोटिस जाना है, या कोई रेक्टिफिकेशन रिलेटेड इशू है, या फॉर्मेलिटी चेक फेल से रिलेटेड इशू है, तो आप मेरे जो पर्सनल मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, या ये सर्विस ले सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106। थैंक यू।